अपनी बीवी से तलाक के बाद रितेश की जिंदगी में आकांक्षा आई तो जरूर, मगर एक रात घर की छत पर ऐसा क्या हो गया कि वह रितेश से नफरत करने लगी। सुबह के 9 बज रहे थे जब मेरी नींद लगातार बजती डोरबेल से खुली। आदतन मैंने सुरभि को आवाज लगानी चाहिए, लेकिन तभी मुझे याद आया कि वह अब कभी नहीं आएगी। अभी 3 दिन पहले ही तो हमारा तलाक हुआ था। मैं बिस्तर पर से उठा और दरवाज़ा खोला तो देखा एक 18-20 साला अनजान लड़की बदहवास सी खड़ी थी। नानी को अटैक आया है, प्लीज़ हेल्प मी। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब समझा तो मेरे मुंह से निकला, तुम हो कौन और नानी कहाँ है तुम्हारी? मैं अतुल जी की भांजी हूँ। मामा मामी दिल्ली गए हैं। उसकी बातों से मुझे समझते देर नहीं लगी। अतुल मेरे पड़ोसी हैं, सरकारी अफसर हैं और हमउम्र होने के कारण उनसे मेरी अच्छी मित्रता भी है। मैंने भीतर जाकर अपना पर्स लिया, पैर में चप्पलें डालीं और चल पड़ा उसके साथ। वहां जाकर देखा तो पाया कि आंटी सोफे पर पसीने से लथपथ अपने सीने को दबाए बैठी थीं। मैंने तुरंत पास के अस्पताल में फ़ोन किया। लड़की बेहद घबराई हुई थी। मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, अब भी एम्बुलेंस आ रही है। अस्पताल पहुंचते ही उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। फिर मैंने लड़की से पूछा कि अतुल को फ़ोन किया तो उसने बताया कि बात हो गई है। मामा मामी अभी वापस रवाना हो रहे हैं। मैंने अंदाज लगाया कि दिल्ली से जयपुर बाई रोड 4 से 5 घंटे तो लग ही जाएंगे। इसी बीच डॉक्टर ने आकर बताया कि चिंता की बात नहीं है, माइल्ड अटैक है, अब वे ठीक हैं। कुछ दवाएं, रजिस्ट्रेशन इत्यादि काम मैंने निबटा दिए थे। तभी आईसीयू से एक नर्स आकर बोली, आकांक्षा से उसकी नानी मिलना चाहती है। लड़की यानी आकांक्षा अंदर गई और 20 मिनट के बाद लौटी तो शांत व आश्वस्त लग रही थी। उसने कहा कि माफ़ी चाहती हूँ आपको परेशान करना पड़ा। मैंने कहा, अतुल की माँ भी मेरी माँ जैसी है, इसमें क्या परेशानी है? बस चाय नहीं पी है तो? वह फिर हंसती हुई बोली, आप चाय पीकर आइए। ठीक है, कहकर मैं जाने लगा तो अचानक मुझे याद आया कि आकांक्षा ने भी चाय नहीं पी होगी। मैंने कहा, तुम भी चलो, यहाँ कुछ काम तो नहीं है हमारा, कुछ होगा तो मेरे पास फ़ोन आ जाएगा। चलिए। कैंटीन में चाय पीते वक्त मैंने ध्यान दिया, आकांक्षा बेहद सुंदर थी, लंबी, छरहरी और सिंदूर मिले दूधिया वर्ण की। मैंने उससे कई सवाल पूछ डाले कि कहाँ रहती हो, क्या कर रही हो, यहाँ कब आई, वगैरह वगैरह। उसने बताया कि जोधपुर से है, कल शाम को ही आई है, ग्रेजुएशन हुआ है, आगे की पढ़ाई यहीं से करनी है। मामा कल रात ही दिल्ली गए हैं। जैसा कि मैं जानता था कि अतुल का ससुराल है दिल्ली। अब कुछ अपनी बातें। मैं 35 साल का हूँ और म्यूजिशियन हूँ। अपने पेशे में ज़्यादा सफल नहीं हूँ। पत्नी सुरभि से लव मैरिज की थी। वह सरकारी स्कूल में टीचर है और मेरा ससुराल यहीं जयपुर में ही था। वह चाहती थी कि मैं म्यूजिक को छोड़ कुछ काम धंधा करूं। वह बच्चा भी चाहती थी और इन्हीं 2 बातों को लेकर झगड़े होते रहते थे। अपने भीतर मैं समझता था कि वह सही है, लेकिन अपना पैशन और अपना मेल ईगो छोड़ते नहीं बना। खैर, इसी बीच आकांक्षा ने कहा कि वह 10 मिनट में आती है तो लगा कि वॉशरूम गई होगी। मुझे सिगरेट की तलब उठ रही थी। मैं अस्पताल से बाहर चला आया। वहां बाहर ही एक दुकान से मैंने सिगरेट ली और उसी के पीछे चला गया पीने। वहां मैंने देखा कि आकांक्षा खड़ी सिगरेट पी रही है। मुझे देखकर वह एक बारगी सकपका गई, लेकिन मुस्कुराते हुए बोली, मामा को मत बताना। मैंने पूछ लिया, कौन सा बैंड पीती हो? रूटीन में पीती हो? मैं जानता हूं कि यह एक गंदी लत है, मगर चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पा रहा था। कह सकते हैं कि सिगरेट ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। यह भी सही है कि सिगरेट की लत पहले फैशन में लोग करते हैं और फिर यह एक गंदी लत बन जाती है, यह जानते हुए कि यह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। खैर, वह बोली, हाँ, कोई सी भी ब्रेड पी लेती हूँ। सिगरेट खत्म कर हम अस्पताल गए। करीब 2 घंटे बाद अतुल और उसकी पत्नी पहुंच गए और मैं और आकांक्षा घर लौट आए। नहाकर, खाना ऑनलाइन मंगवाकर शाम को करीब 4 बजे मैं आकांक्षा को लेकर वापस अस्पताल गया। तय हुआ कि अतुल और भाभी घर जाकर रेस्ट करेंगे और रात को वापस आएंगे। तब मैं और आकांक्षा घर चले जाएंगे। अतुल के घर पर मेड थी तो चिंता की कोई बात नहीं थी। रात को करीब 11 बजे आकांक्षा का फ़ोन आया, सिगरेट है आपके पास? लेकर छत पर आओ, उसने अधिकारपूर्ण स्वर में कहा। अतुल और मेरे घर की छतों की मुंडेर एक ही थी। अपनी छत की दीवार कूदकर मैं गया तो वह छत पर बिछे एक बिस्तर पर बैठी थी। सिगरेट पीते पीते उसने मुझसे बेशुमार सवाल कर डाले। बीवी कहाँ है? मामी बता रही थी कि लव मैरिज की है। प्यार कैसे हुआ? शादी कैसे की? तुम्हारे शौक क्या क्या हैं?
मैंने बिना लागल पेट के सब कह सुनाया। यह भी कि सुरभि से पहले भी मेरी कई आशनाएं थीं और यह भी कि मेरा उससे तलाक हो गया है। बस यह बात यहाँ किसी को पता नहीं है। अब सवाल करने की मेरी बारी थी। मैंने पहले पढ़ाई से संबंधित सवाल पूछे, फिर उसकी हॉबीज के बारे में जाना, परिवार के बारे में जाना। अचानक से मैंने पूछा, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? उसने जवाब दिया, अभी तो नहीं, पर कई रह चुके। किसी को मैंने छोड़ दिया, किसी ने मुझे। चलता रहता है। तुमको बनना है? मैं सीधा प्रश्न सुनकर हड़बड़ा गया। मैंने उसके चेहरे की ओर देखते हुए कुछ जवाब देना चाहा तो देखा वह हंस रही थी। मुझे यह तो नहीं पता कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन कयास मेरा यही था कि वह मुझसे मजाक कर रही थी। आखिर थी ही वह इतनी जीवंत और स्वच्छंद, इसी तरह सिगरेट और बातें। कब रात गुजर गई पता ही नहीं चला। सुबह जब सूरज अपने पर निकालने की तैयारी में था तो उसने मुझे कहा, जाओ कुछ देर सो भी लो, अस्पताल चलोगे? मैं स्वीकृति देते कहते हुए अपनी छत की तरफ का रुख किया। वह भी उठकर नीचे जाने लगी। जाते जाते रुकी और बोली, थैंक यू, यह रात बड़ी शानदार थी। अगले दिन मैं 11 बजे सोकर उठा, चाय बनाकर पी और तैयार होकर अतुल के घर गया तो भाभी घर पर थीं। उन्होंने बताया कि अतुल अस्पताल ही है और आकांक्षा गई थी, तभी मैं घर आई हूँ। मैं भी अस्पताल निकल पड़ा और अतुल को मैंने जबरदस्ती घर भेज दिया। अतुल ने बताया कि कल छुट्टी मिल जाएगी मम्मी को। सुनकर अच्छा लगा। मैं और आकांक्षा रात को 8 बजे अस्पताल से आए। रास्ते में वह मुझसे कह रही थी कि आज वह जल्दी सोएगी, थकान हो रही है। मुझे भी थकान हो रही थी तो मैं घर जाते ही सो गया। रात को करीब 11 बजे अचानक से मेरी आंखें खुलीं। उस वक्त न जाने क्यों मुझे सुरभि की याद आई। अकेलेपन के भयावह एहसास ने मुझे जकड़ लिया। सीना भारी होने लगा, मुझे घुटन होने लगी। अनायास ही मैंने मोबाइल उठाया और आकांक्षा को व्हाट्सएप पर मैसेज किया, सो गई क्या? 2 मिनट बाद ही उसका जवाब आया, नहीं, बस सोने जा रही थी। तुम नहीं सोए? सो गया था। बेचैनी से आंखें खुल गईं। क्यों? क्या हुआ? परेशान हो? नहीं, परेशान तो नहीं, बस अकेला सा महसूस कर रहा हूं। मैं समझती हूं, चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। अचानक से मेरे मन में जाने क्या आया, मैंने उससे कहा, आई नीड ए हग एंड किस यू। उधर से कोई जवाब नहीं आया, जबकि उसने मैसेज देख लिया था। मैंने इंतज़ार किया और मुझे घबराहट होने लगी कि कहीं उसकी बेबाकी को मैंने गलत समझ लिया और उसने अतुल को अगर ये सब कह दिया तो। इसके आगे मैं सोच नहीं पाया। फिर से मैंने उसे मैसेज किया, हेलो, आई वॉज किडिंग, आई एम रियली सॉरी, डोंट माइंड प्लीज़। ये मैसेज भी सीन हुआ और रिप्लाई नहीं आया। मेरे दिल में गुड़गुड़ होने लगी। नींद तो पहले ही गायब हो गई थी। आधे घंटे बाद उसका मैसेज आया, छत पर आओ। मैं डरते झिझकते छत पर गया। वह सिगरेट पी रही थी। उसने इशारे से कहा कि इधर आ जाओ। मैं दीवार कूदकर उसके पास गया। उसने सिगरेट फेंकी, अपना चेहरा जरा सा उठाया और बाहें फैला दीं। मैंने उसे अपने आलिंगन में लिया। मैंने उसके होंठों पर होंठ रख दिए। उसको उसी तरह पकड़े मैंने नीचे बिछे बिस्तर पर लिटा दिया। रात को 3 बजे मैंने उठते हुए उससे कहा, जाओ सो जाओ, तुम थकी हुई हो। वह उठी, अपने कपड़े ठीक किए और जाते जाते उसने पलट कर मुझे देखा और बाएं बोलकर नीचे चली गई। अगली सुबह मैं 12 बजे सोकर उठा था। अतुल का फोन आया हुआ था। बात की तो पता चला कि आंटी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया था और वे लोग घर आ गए थे। मुझे बीती रात याद आई तो चेहरे पर मुस्कान आ गई। आकांक्षा के बारे में सोचते सोचते ही तैयार होकर अतुल के घर गया। आकांक्षा ने मुझसे आंखें भी न मिलाईं। मैं थोड़ा हैरान हुआ, थोड़ा परेशान। वापस घर आकर उसे फ़ोन किया तो बिजी टोन सुनाई दी। कई बार फ़ोन करने के बाद समझ आया कि उसने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। ऐसा ही व्हाट्सएप में था। मुझे लगा कि यह क्या हुआ? क्या मैंने ज़बरदस्ती कुछ किया था? अचानक मुझे लगा कि मैं उससे बेहद प्यार करने लगा हूं और उसके बिना रह नहीं पाऊंगा। हर दिन मेरी बेचैनी बढ़ने लगी और उससे बात करने के लिए मैं रोज़ आंटी की तबीयत पूछने के बहाने अतुल के घर जाता रहा। पूरी पूरी शाम और रात छत पर घूमता था, लेकिन वह नज़र नहीं आती। मेरा हाल दीवानों सा हो गया था। आखिर एक दिन मुझे वह सुपरमार्केट में मिल गई। मैंने उसका रास्ता रोक लिया। तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? ऐसा क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? हो कौन तुम? मैं तुमको जानती तक नहीं। गुस्से से तमतमाते हुए उसने कहा तो मैं आश्चर्य से अधिक रुआंसा हो गया।
यह क्या कह रही हो तुम आकांक्षा? ऐसा मत कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, प्लीज। मैं लगभग रोने लगा था। मैंने एक पल के लिए उसके चेहरे पर करुणा देखी, लगा वह अभी रो देगी और मेरे सीने से आ लगेगी। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा पत्थर सा सपाट हो गया। उसने शांत और स्थिर स्वर में कहा, तुमने मुझे प्यार नहीं किया रितेश, मैंने प्यार नहीं किया। हाँ, तुमने प्यार नहीं किया। प्यार शीतल होता है, तुम प्यासे हो। प्यार तृप्त होता है, तुम अतृप्त हो। प्यार पूरा होता है, तुम अधूरे हो। ये सब तुम क्या कह रही हो, क्यों कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने बहुत प्यारे लम्हे साथ बिताए हैं, हमने अपना सब कुछ शेयर किया है। हमने सिर्फ 2 ही रातें साथ बिताई हैं रितेश। पहली रात मुझे तुमसे प्यार होने लगा था। बहुत प्यारे लगे थे तुम, बिल्कुल वैसे ही जिसके साथ मैं सहज रह सकूं, जिसको बता सकूं कि मेरा हर राज, हर दुख, हर सपना। लेकिन तुमने जो कुछ मुझे दिया, वह सब अगली ही रात वापस ले लिया, यानी हिसाब बराबर। उसकी बात सुनकर मैं उससे नजरें मिलाने लायक नहीं रहा। मैं थके पांव वापस घर आकर बिस्तर पर निढाल सा लेट गया और सोचने लगा, सच तो कह रही थी वह। मैंने उसकी नानी की जान बचाई थी, इसीलिए वो मुझे ये सब करने से नहीं रोक रही थी, और मैंने उसका प्यार समझकर उसके साथ वो सब कुछ कर दिया जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था और इस सिगरेट की गंदी लत पर भी। मैं उठा और सिगरेट के डब्बे को डस्टबिन में फेंक दिया और उसी दिन से ठान लिया कि किसी भी तरह करके अपनी पत्नी को वापस लेकर आऊंगा, इसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।